Hello students, today we are discuss our chapter number 13, okay? And the name of this chapter is जंतुओं से प्राप्त रेशे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले परिचय। मनुष्य ने सर्वप्रथम वस्त्रों का उपयोग कब किया? इसका कोई प्रमाणिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। पुराने समय में मनुष्य ने स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए वस्त्रों का उपयोग प्रारंभ किया। ठीक है, वह वस्त्रों के रूप में पेड़ों की छाल तथा जानवरों की खाल का ही प्रयोग करते थे। लगभग 20,000 से 25,000 वर्ष पूर्व मनुष्य ने सुई से जानवरों की खाल को वस्त्रों के रूप में सीना प्रारंभ किया था। ठीक है, बाद में जानवरों के बाल के रेशे तथा कुछ पौधों के रेशेदार भागों से सूत बनाना भी जो मनुष्य थे उन्होंने सीख लिया था। पाषाण काल से ही ऊन उतारी तथा बुनी जाती थी, जबकि रेशम की खोज आज से लगभग 4,000 वर्ष पूर्व चीन में हुई थी। एक कथा के अनुसार चीन की महारानी ने एक रेशम कीट को शहतूत के वृक्ष पर कोकोन को बुनते हुए देखा। महारानी ने इस कोकोन को गर्म चाय के कप में रखा। उसने देखा कि कोकोन इतना मुलायम हो गया कि उसमें से एक सुंदर धागा खींच लिया। ठीक है, इसी के बाद से जो आपका वस्त्र बनने के लिए इन कीटों का पोषण किया जाने लगा। ठीक है, तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी। हम जानते हैं कि रेशे दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक रेशे और मनुष्य द्वारा निर्मित रेशे। प्राकृतिक रेशे पौधों और जंतुओं से प्राप्त होते हैं, जबकि संश्लेषित रेशे जटिल रासायनिक पदार्थों से यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं। कपास, जूट, पटसन और सनई मुख्य रेशेदार जो है पौधे होते हैं। ठीक है, इस प्रकार के पौधे फसल में उगाए जाते हैं और ये रेशे पौधे के विशेष भाग से निकाले जाते हैं। ठीक है, कपास के रेशे फूल से ही हमें क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। ओके, रेशे वाले पौधों के बारे में हम काफी जान चुके हैं। अब इस अध्याय में हमें जंतुओं से प्राप्त रेशों के बारे में सीखेंगे। जंतुओं से प्राप्त रेशे, ठीक है, जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे का मुख्य स्रोत जंतुओं के बाल होते हैं। ठीक है, रेशम के तंतु रेशम के कीड़ों के कोवे मतलब कोकून से बनाए जाते हैं। विभिन्न जंतु जो रेशे प्रदान करते हैं वे हैं अल्पाका, लामा, ऊंट, भेड़, खरगोश, बकरी आदि। इनसे ऊन के धागे बनाए जाते हैं। संसार के विभिन्न स्थानों पर ऊन के रेशे जो हैं वो भेड़ों से ही क्या होते हैं, प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भेड़ से ऊन की कैसे प्राप्ति होती है। ओके, बहुत से देशों में भेड़ से ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ पालन किया जाता है, मतलब भेड़ को पाला जाता है, पालते हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ऊन उत्पादन में सबसे ही आगे है। ठीक है, भेड़ के बालों की अच्छी वृद्धि के लिए उनको अच्छे प्रकार से खिलाया जाता है और रखरखाव किया जाता है। भेड़ के बाल मतलब जो रोओं को काटकर रेशों का निर्माण किया जाता है। बाल उनके उतारे जाते हैं, फिर रेशे बनाए जाते हैं। जब बाल प्राप्त हो जाते हैं तो उन्हें निश्चित लंबाई और परिपक्वता दी जाती है। ठीक है, भेड़ के शरीर को मूंढकर उसके शरीर से ऊन के रेशे को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ऊन के रेशे में मिलावट करने वाली मशीन का प्रयोग करके एक नई तरीके की ऊन हमें प्राप्त की जाती है। ठीक है, भेड़ के शरीर से प्राप्त छोटे रेशों को कताई करके एक गुत्थी हुई रस्सी प्राप्त की जाती है और यह एक धागे के रूप में हमें दिखाई देती है और इसके बाद रंगाई करके इसे बाजार में भेज दिया जाता है। ठीक है, यहाँ जहाँ लोग आपको इसको खरीदते हैं और बुनाई करके ऊनी कपड़े बनाते हैं। आजकल ऊनी कपड़े मशीन द्वारा बनाए जाते हैं और कोई भी अच्छी प्रकार से बने हुए कपड़े खरीद सकता है। आपकी पसंद के बुने हुए रंग बिरंगे ऊनी कपड़े बाजार में ही तैयार किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है रेशम। रेशम एक दूसरे प्रकार का प्राकृतिक धागा है जो हमें प्रकृति से मिलता है, जो रेशम के कीड़ों से प्राप्त होता है। रेशम के रेशों की उत्पत्ति ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दी में हुई थी। चीन के लोगों ने रेशम के कीड़े के कोकून से चमकीले रेशम को प्राप्त करने की कला का ही विकास किया था। ठीक है, शताब्दियों तक इस कला को उन्होंने गुप्त रखा था। ठीक है, और संसार के विभिन्न भागों में रेशम के बने कपड़े को बेचकर बहुत लाभ कमाया था। ठीक है, रेशम के कीड़ों से रेशम प्राप्त करने की कला तथा तकनीक का प्रसार
किसी तरह मध्य युग में भारत तथा दूसरे देशों में ही हुआ था। भारत के महाकाव्यों में भी रेशम का वर्णन हुआ है। ओके, वाल्मीकि जी जो थे उन्होंने रामायण में लिखा है कि जब सीता मैया राम के साथ वन गई थी तब रेशम के कपड़े पहने हुए गई थी। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर मतलब रेशम की खेती। ओके, सो रेशम के कीड़ों को पालना, उनकी व्यवस्था करना तथा कीड़ों से रेशम का उत्पादन करना रेशम की खेती कहलाता है। इसके बारे में विभिन्न कदम उठाए गए हैं जिनमें हमें बहुत कुशलता और शुद्धता प्राप्त होती है। ठीक है, सबसे पहले रेशम के कीड़े के अंडे इकट्ठे किए जाते हैं, फिर इन्हें शहतूत की पत्तियों पर बो मतलब बिखेर दिया जाता है। ठीक है, परिपक्व होने पर उन अंडों में से रेशम के कीड़े निकल आते हैं। ये कीड़े स्वतंत्र रूप से शहतूत की पत्तियां खाते हैं और 6 सप्ताह के बाद वे लार के रूप में धागे निकालना अथवा कोकून बनना शुरू कर देते हैं। ठीक है, वे कोकून को अपने शरीर के चारों ओर बुनते हैं और शीघ्र ही कठोर हो जाता है और युवा कीड़ा कोकून के अंदर ही परिपक्व होता है। जब कोकून पूरी तरह परिपक्व हो जाता है तब उन्हें अलग अलग शाखाओं पर से उतारकर गर्म पानी में उबाला जाता है। ठीक है, उबालने से 2 प्रकार के कार्य होते हैं। रेशम के कीड़े एक तो मर जाते हैं और धागे ढीले होकर निकल आते हैं। इसके बाद मरे हुए कीड़ों को हटा दिया जाता है और कोकून के ढीले धागों को चरखी पर लपेट लिया जाता है। आप सोचते होंगे रेशम के कीड़े कोकून के अंदर क्यों मारे जाते हैं। वास्तव में परिपक्वता के बाद युवा कीड़ा कोकून में छेद करके बाहर निकल आते हैं। ठीक है, ये छेद घुमावदार या वल्लेदार होते हैं। ऐसे छेद बनाते समय कोकून का रेशा छोटे छोटे टुकड़ों में जो है वो कट जाता है और जो धागा बनने के लिए बिल्कुल बेकार होता है। पूर्णतः धागा प्राप्त होता है और कोकून की नली से। ठीक है, यह सबसे अच्छी किस्म का रेशम होता है जिसे चरखीदार रेशम कहा जाता है। ठीक है, जिन कोकूनों में छेद होता है उन्हें अलग कर दिया जाता है क्योंकि वह एक लंबा अकेला धागा बनाने के लिए अच्छी किस्म का नहीं होता। ठीक है, कोकून से प्राप्त होने वाला रेशम कच्चा रेशम कहलाता है। ठीक है, एक बार धागे की चरखी बनाई जाती है और इस प्रकार इसका प्रयोग जो है रेशम के कपड़े बुनने में ही किया जाता है। जो रेशम के कपड़े होते हैं इससे अनेक रंगों में भी रंग हम भर सकते हैं तथा तब उनसे रेशमी कपड़ा बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है रेशम उद्योग में लगे हुए कारीगरों के स्वास्थ्य की समस्याएं। सबसे पहले उन्हें क्या दिक्कत होती है, त्वचा संबंधी समस्याएं होती हैं। रेशम की खेती में कार्य करने वाले लोगों को अनेक अवस्थाओं में अपने हाथों को गर्म पानी में डूबने की आवश्यकता होती है। कोकून को पानी में उबालने के दौरान पानी भाप बनकर उड़ता है जिसके संपर्क में कारीगर दिन में कई बार आता है। गर्म पानी में मरे हुए कीड़े खतरनाक हो जाते हैं। ठीक है, जो पानी में अपना कुछ अंश छोड़ देते हैं वह पानी कारीगरों के हाथों के संपर्क में आता है जिससे उनके स्वास्थ्य की जो है समस्या बनी रहती है, उन्हें कोई ना कोई हेल्थ इशू रहते हैं। इसके अतिरिक्त दूसरे प्रकार के रोगों का संक्रमण का खतरा रहता है जो छोटे हानिकारक जीवधारियों के चारों ओर गंदगी के कारण विकसित होता है। ठीक है, दूसरा जो आपको त्वचा संबंधी रोग है वो है श्वसन समस्या मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम। यदि कारीगर लगातार हानिकारक भाप के संपर्क में रहते हैं तो उन्हें अनेक प्रकार के श्वसन रोग हो जाते हैं जैसे टीबी, दमा आदि। इसके अतिरिक्त कारीगरों के परीक्षण के दौरान उनमें सामान्य जुखाम, खांसी, सिर दर्द, बदन दर्द, पेशियों में दर्द, अनेक प्रकार के रोगों की जानकारी ही प्राप्त होती है। ठीक है, क्योंकि वो जो है बहुत हानिकारक होता है। ठीक है, इसलिए वहाँ के जो वर्कर्स होते हैं उन्हें प्रॉब्लम्स होती हैं, हेल्थ इश्यूज होते हैं। ये चैप्टर आपका यही कंप्लीट होता है। नाउ लेट अस सी सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। वी से दैट मुख्य बिंदु। ठीक है, धागे 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक, ठीक है, जो मनुष्य द्वारा बनाए गए, एक प्राकृतिक होते हैं, एक मनुष्य द्वारा। प्राकृतिक धागे प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं जैसे पौधे और जंतुओं से प्राप्त रेशे।
ऊन और रेशम प्राकृतिक धागे हैं जो पौधों और जंतुओं से ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, ऊन भेड़ के अतिरिक्त दूसरे प्रकार के जानवरों में भी प्राप्त होती है जो अभी तक मुख्य रूप से ऊन के ही स्रोत हैं। ठीक है, संसार के अनेक देशों में ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ पालन किया जाता है। ओके, भेड़ पाले जाते हैं और रेशम को रेशम के कीड़ों से ही प्राप्त किया जाता है। ठीक है, सो ये चैप्टर आपका यहीं कंप्लीट होता है एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।